इंडियन न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। सुबह के 8 बजने वाले हैं। वक्त हो गया सुपरफास्ट 100 का। अगले 22 मिनट में नजर डालेंगे 100 बड़ी खबरों पर। और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैत्री त्रिपाठी। पहली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से। यूपी के गोरखपुर में देर रात 2 ट्रेनों की टक्कर हुई। इस भीषण हादसे में 15 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि दर्जनों लोग घायल हैं। मयाजी से लखनऊ जाने वाली कृषक एक्सप्रेस और लखनऊ बरौनी एक्सप्रेस के बीच ये टक्कर हो गई। यह भीषण हादसा नंदा नगर क्रॉसिंग के पास हुआ। दोनों ट्रेनें एक ही पटरी पर आ गई। तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसा कितना भीषण है। ये पूरी घटना हुई है वो ये बताता है कि कहीं न कहीं रेलवे प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही है, उसके ड्राइवर की लापरवाही है, जिसको सिग्नल मिलने के बावजूद भी वो यहाँ पर इस बात को ध्यान में बिल्कुल ही नहीं रखा उसने। और हालात ये रहे कि इस तरह की एक बड़ी घटना हुई है जिसमें कई लोगों की मौत हो गई है और पूरे का पूरा रूट इस समय बाधित हुआ है। ट्रेनों की टक्कर होते ही चीख पुकार मच गई। हादसा रात करीब 11:15 पर हुआ। बताया जा रहा है कि साइड कोलिजन की वजह से यह हादसा हुआ। एक मालगाड़ी को पास देने के लिए बरौनी लखनऊ एक्सप्रेस को रोका गया था। मालगाड़ी के ठीक पीछे कृषक एक्सप्रेस आ रही थी। ट्रैक बदलने के दौरान ही कृषक एक्सप्रेस का इंजन बरौनी लखनऊ एक्सप्रेस की स्लीपर बोगियों से टकरा गया। दोनों ट्रेनों की टक्कर होते ही बरौनी लखनऊ एक्सप्रेस की 3 स्लीपर बोगियां S7, S8 और S9 पलट गईं। कई बोगियों को नुकसान भी पहुंचा। हादसे की खबर मिलते ही प्रशासन और राहत बचाव की टीमें मौके पर पहुंच गईं। राहत और बचाव के काम में सेना के जवान भी जुट गए। घायलों और शवों को निकालने के लिए बोगियों को काटना पड़ा। आर्मी और लोकल प्रशासन के अलावा एयरफोर्स के जवानों को भी राहत के काम में लगाया गया। उन हॉस्पिटल्स में जो है वो इलाज में जो है वो वहां के डॉक्टरों का सहयोग कर रही है। इसमें गोरखपुर जिला अस्पताल में और बीआरडी मेडिकल कॉलेज में, रेलवे के चिकित्सालय में और एयरफोर्स के हॉस्पिटल में इन घायल यात्रियों का इलाज किया जा रहा है। हादसे के बाद रेलवे ने मरने वालों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। इस हादसे के बाद कई गाड़ियों का रूट बदल दिया गया है तो कई गाड़ियां घंटों लेट चल रही हैं। रेलवे ने हादसे के बाद कई हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। हादसे के बाद कृषक एक्सप्रेस के लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट को सस्पेंड कर दिया गया है। प्रशासन हादसे की जांच की बात कह रहा है। दिल्ली के पार्लियामेंट एस्टेट इलाके में देर रात बाइक एक्सीडेंट की दर्दनाक तस्वीर सामने आई। हादसे में एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से जख्मी हो गया। तेज रफ्तार बाइक पटेल चौक के पास गोल चक्कर पर चढ़ गई। बाइक चला रहे शख्स का सिर सामने पोल से टकरा गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। वहीं दूसरे शख्स को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 5 दिनों की अमेरिका यात्रा खत्म करके स्वदेश के लिए रवाना हो चुके हैं। वॉशिंगटन एयरपोर्ट से एयर इंडिया के विमान से उन्होंने उड़ान भरी। एक बार फिर मोदी के स्वागत के लिए एयरपोर्ट के बाहर लोगों की भारी भीड़ मौजूद थी। लोग मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे। पीएम ने भीड़ के बीच जाकर सबसे हाथ मिलाया। शिखर वार्ता के दौरान व्हाइट हाउस में पीएम नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति बराक ओबामा की मुलाकात हुई। दोनों के बीच करीब 2 घंटे तक बात। मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे। पीएम ने भीड़ के बीच जाकर सबसे हाथ मिलाया। शिखर वार्ता के दौरान व्हाइट हाउस में पीएम नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति बराक ओबामा की मुलाकात हुई। दोनों के बीच करीब 2 घंटे तक बात हुई। मुलाकात के दौरान आतंकवाद और कारोबार समेत कई अहम मुद्दों पर विस्तार से बातचीत हुई। मुलाकात के बाद दोनों नेताओं ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बातचीत के बारे में बताया। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से मुलाकात में मोदी ने कहा कि मंगल के बाद धरती पर भारत अमेरिका का पहला मिलन है। मोदी ने कहा है कि भारत पॉलिसी और प्रोसेस दोनों बदलने पर जोर दे रहा है। भारत और अमेरिका के बीच मार्च पर समिट के बाद अब यह समिट धरती पर हो रहा है। यह शुभ संयोग। मोदी ने ओबामा से मुलाकात में कहा कि भारत में बिजनेस करना आसान और फायदेमंद होगा। भारत में आर्थिक अवसर तेजी से बढ़ रहे हैं। पॉलिसी और प्रोसेस दोनों को बदलने पर बल दे रहे हैं, जिससे भारत के साथ बिजनेस करना सहज और लाभदायक होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने WTO के मुद्दे पर भी अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से बात की। मोदी ने उम्मीद जताई कि फूड सिक्योरिटी को लेकर हमारी चिंताओं का समाधान जल्द से जल्द होगा।
WTO के मुद्दों पर हमारी बड़ी खुलकर के बातचीत हुई। भारत ट्रेड फैसिलिटेशन का समर्थन करता है। पीएम मोदी ने कहा कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता बेहद जरूरी है। मोदी ने कहा कि अमेरिका हमारी लुक ईस्ट और लिंक वेस्ट पॉलिसी का अभिन्न अंग है। अमेरिका हमारी लुक ईस्ट एंड लिंक वेस्ट पॉलिसी का अभिन्न अंग है। दक्षिण और पश्चिम एशिया की चुनौतियों का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि आतंकवाद से निपटने के लिए आपसी सहयोग बढ़ाया जाएगा। पीएम ने अफगानिस्तान की मदद के लिए दोनों देशों के सहयोग को बढ़ाने की बात भी कही। मोदी ने इबोला वायरस को बड़ी चुनौती बताया। अफ्रीका में इबोला वायरस की चुनौती से निपटने के लिए $12 मिलियन के सहयोग का ऐलान भी पीएम ने किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति ओबामा को भारत आने का न्योता दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने भारत की चुनौतियों से निपटने के लिए गजब की ऊर्जा दिखाई। ओबामा ने यह भी कहा कि भारत में विश्व की एक महान ताकत बनने की पूरी क्षमता है। भारत शांति और सुरक्षा के लिहाज से बड़ी शक्ति बनकर उभरा है। साझा बयान में अल-कायदा, लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, डी कंपनी और हक्कानी जैसे आतंकी और अपराधी गुटों को खत्म करने की बात भी हुई। बयान में कहा गया कि इनके पनाहगाह को खत्म करने के लिए साझा कोशिश की जरूरत है। दोनों देशों के बीच बढ़ते सहयोग की पहली गाज पाकिस्तान में मौजूद आतंकी संगठनों पर गिरी। अमेरिका ने पाकिस्तानी आतंकी संगठनों हरकतुल मुजाहिदीन और लश्कर-ए-तैयबा के बड़े नेताओं पर प्रतिबंध लगा दिया। मोदी ओबामा शिखर वार्ता से पहले व्हाइट हाउस के बाहर प्रवासी भारतीयों ने पारंपरिक अंदाज में रंगारंग कार्यक्रम पेश किए। साझा बयान जारी करने के बाद बराक ओबामा और पीएम नरेंद्र मोदी मार्टिन लूथर किंग मेमोरियल गए। यहां पर ओबामा और मोदी खुलकर बातें करते नजर आए। मार्टिन लूथर किंग मेमोरियल जाने के लिए ओबामा का कार्यक्रम नहीं था, लेकिन ओबामा ने भी प्रोटोकॉल को तोड़ा और मोदी के साथ रहे। किंग लूथर को श्रद्धांजलि देने के दौरान ओबामा और मोदी ने मेमोरियल का एक चक्कर भी लगाया। ओबामा ने मोदी को अमेरिकियों के लिए इस मेमोरियल का महत्व समझाया। इससे पहले अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में पीएम नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी मेमोरियल में बापू को याद किया। उन्होंने गांधी जी की प्रतिमा पर फूल चढ़ाए और सिर झुकाकर नमन किया। पीएम मोदी जब गांधी मेमोरियल पहुंचे तो वहां पर भारी संख्या में प्रशंसक भी मौजूद थे और मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे। कार से उतरते ही उन्होंने हाथ हिलाकर इन लोगों का अभिवादन किया। गांधी की प्रतिमा की तरफ बढ़ने से पहले पीएम नरेंद्र मोदी भीड़ की तरफ गए और लोगों को आभार जताया। गांधी मेमोरियल पर उमड़े प्रशंसकों से उन्होंने हाथ भी मिलाया। पीएम नरेंद्र मोदी के गांधी मेमोरियल में पहुंचने से पहले ही भारी संख्या में वहां पर भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। ये प्रवासी भारतीय मोदी का पोस्टर लहराते हुए मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे। पीएम नरेंद्र मोदी के बाद विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने गांधी प्रतिमा को श्रद्धांजलि दी। गांधी मेमोरियल में पूरे कार्यक्रम के दौरान वो पीएम के साथ रहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अमेरिकी अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट के लिए साझा संपादकीय भी लिखा है। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से पीएम नरेंद्र मोदी की मुलाकात के बाद आज दोनों ने साझा संपादकीय जारी किया। संपादकीय में दोनों नेताओं ने आपसी संबंधों को और मजबूत करने की बात कही। इस लेख में मोदी और ओबामा ने माना है कि भारत और अमेरिका के साझा हित और मूल्य हैं। दोनों ने दावा किया कि भारत और अमेरिका की साझेदारी दुनिया को सालों तक शांति देगी। इस साझा संपादकीय में कहा गया कि दोनों देशों के सैटेलाइट मंगल ग्रह में हैं। हम चर्चा करेंगे कि अमेरिका के वैज्ञानिक, उद्योगपति और सरकार किस तरह भारत में गुणवत्ता, विश्वसनीयता और आधारभूत सेवा को सुधार सकते हैं। इस संपादकीय में लिखा है कि दोनों देश ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग और मजबूत कर सकते हैं। ये समय एक नया एजेंडा सेट करने का है जिससे दोनों देशों के लोगों को फायदा मिले। हमारी सहज साझेदारी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति को मजबूत कर सकती है। पीएम नरेंद्र मोदी जब गांधी प्रतिमा पर फूल चढ़ाकर आगे बढ़े तो वहां मौजूद भीड़ ने एक बार फिर मोदी मोदी के नारे लगाए। हाथ हिलाकर मोदी ने इन्हें शुक्रिया अदा किया। इस संपादकीय में भारत के पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी का भी जिक्र किया गया।
वॉशिंगटन पोस्ट में छपे साझा संपादकीय में कैंसर और इबोला के इलाज में एक दूसरे की मदद के साथ भारत में चलाए जा रहे पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट मिशन क्लीन इंडिया में अमेरिकी सहयोग की बात कही गई है। अमेरिका से लौटते ही पीएम नरेंद्र मोदी 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत अभियान का आगाज करेंगे। सबसे पहले वो राजघाट जाकर बापू को श्रद्धांजलि देंगे। मोदी के मंत्री भी अलग अलग शहरों में इस अभियान से जुड़ेंगे। लखनऊ में राजनाथ सिंह, पटना में रविशंकर प्रसाद, देवरिया में कलराज मिश्र, तो दिल्ली में नितिन गडकरी, वेंकैया नायडू और सदानंद गौड़ा शामिल होंगे। इस अभियान से झांसी में मंत्री उमा भारती, गुजरात के आणंद में स्मृति ईरानी और मुंबई में राधा मोहन सिंह जुड़ेंगे। वहीं बिहार के हाजीपुर में मंत्री उपेंद्र कुशवाहा और वाराणसी में मनोज सिन्हा शामिल होंगे। सीमा पर दुश्मनों से लोहा लेने वाली भारतीय सेना भी पीएम मोदी के मिशन क्लीन इंडिया का हिस्सा बन गई है। झारखंड के रामगढ़ में पंजाब और सिख रेजिमेंट सेंटर के जवानों ने सफाई कर लोगों को स्वच्छ भारत का संदेश दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन क्लीन इंडिया में सिर्फ भारतीय ही नहीं बल्कि विदेशी भी हिस्सा बन रहे हैं। राजस्थान के पुष्कर में विदेशी सैलानियों ने साफ सफाई कर लोगों को स्वच्छ भारत का संदेश दिया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए पीएम नरेंद्र मोदी दशहरे के बाद प्रचार शुरू करेंगे। 4 अक्टूबर से उनकी रैली शुरू हो रही है और इसी दिन वो मुंबई के महालक्ष्मी रेसकोर्स ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करेंगे। 4 अक्टूबर को चुनाव प्रचार शुरू करने से पहले पीएम मोदी पंढरपुर मंदिर जाएंगे और पूजा करेंगे। उद्धव ठाकरे ने बड़ा यू टर्न लेते हुए कहा है कि शिवसेना ने एनडीए से बाहर जाने का फैसला नहीं लिया है। इस बयान के बाद माना जा रहा है कि शिवसेना कोटे से केंद्रीय मंत्री अनंत गीते फिलहाल इस्तीफा नहीं देंगे। बीजेपी शिवसेना गठबंधन टूटने के बाद उद्धव ने कहा था कि पीएम के अमेरिका से लौटते ही अनंत गीते मंत्री पद से इस्तीफा देंगे, लेकिन अब उद्धव ने यू टर्न लेते हुए कहा कि शिवसेना भी एनडीए से अलग नहीं हो रही। उद्धव ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना ने मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ा था और अगर शिवसेना गठबंधन से बाहर गई तो महाराष्ट्र से बीजेपी शिवसेना के सभी 42 सांसदों को भी इस्तीफा देना होगा। महाराष्ट्र में नए सियासी गठबंधन की सुगबुगाहट दिख रही है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और राज ठाकरे के बीच मुलाकात हुई, जिसके बाद बीजेपी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के बीच नजदीकियां बढ़ने के कयास लग रहे हैं। गडकरी और एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे की मुलाकात अमरावती के ग्रैंड होटल महफिल में हुई। दोनों होटल की एक ही मंजिल पर रुके हुए थे और इसी दौरान गडकरी और राज के बीच बातचीत हुई। महाराष्ट्र के अमरावती में एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने रैली का चुनावी बिगुल फूंका। रैली में उमड़ी भारी भीड़ से उत्साहित राज ठाकरे ने एनसीपी और कांग्रेस पर तीखा हमला किया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के उन आरोपों को खारिज किया है जिसमें उन्होंने गठबंधन टूटने के लिए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को जिम्मेदार बताया था। सोनिया ने कहा कि ऐसा न मेरी वजह से हुआ, न राहुल और न ही कांग्रेस की वजह से। दरअसल एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने कहा था कि राहुल गांधी और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम पृथ्वीराज चव्हाण के चलते उनकी पार्टी का कांग्रेस से गठबंधन टूटा। पवार ने कहा कि पृथ्वीराज चव्हाण 99 के लोकसभा चुनाव में एनसीपी के कैंडिडेट से हार गए थे, जिसका बदला लेने के लिए वो जानबूझकर एनसीपी के बारे में अफवाहें फैला रहे थे, जिससे एनसीपी की साख को धक्का पहुंच रहा था। पवार से पूछा गया कि क्या एनसीपी उनके भतीजे अजित पवार को बतौर सीएम कैंडिडेट प्रोजेक्ट करेगी। पवार ने कहा कि एनसीपी सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। वैसे अजित पवार के सीएम बनने की महत्वाकांक्षा में कोई बुराई नहीं। तमिलनाडु की पूर्व सीएम जयललिता की जमानत अर्जी पर आज बेंगलुरु हाई कोर्ट की स्पेशल बेंच सुनवाई करेगी। कोर्ट ने जयललिता की जमानत पर सुनवाई को टाल दिया था। जयललिता की तरफ से हाईकोर्ट में वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी पेश हुए थे। जयललिता के आय से अधिक संपत्ति मामले को जेठमलानी ही देख रहे हैं। जयललिता के जेल जाने के बाद उनके समर्थकों में गुस्सा है। बेंगलोर में जयललिता के समर्थकों ने जोरदार हंगामा किया और मातम मनाया। जयललिता पर आए फैसले के विरोध में तमिल फिल्म इंडस्ट्री ने एक दिन के बंद का आयोजन किया। राज्य भर में लगभग 2000 सिनेमाघर बंद रखे गए। जयललिता के समर्थन में फिल्म निर्माता परिषद, दक्षिण भारतीय कलाकार संघ और कलाकार और निर्देशक संघ जैसे तमिलनाडु फिल्म उद्योग से जुड़े संगठनों के सदस्य चेपक स्थित राज्य अतिथि गृह के सामने भूख हड़ताल पर बैठे हैं। यूपी के मुजफ्फरनगर में करीब 6 बदमाशों ने घर में घुसकर एक महिला को गोली मार दी। ग्रेटर नोएडा में पुलिस से मुठभेड़ के बाद एक बुलेट प्रूफ फॉर्च्यूनर गाड़ी जब्त की गई है। यूपी के ग्रेटर नोएडा में शारदा यूनिवर्सिटी की एक महिला प्रोफेसर ने संस्थान के मालिक और 2 प्रोफेसर्स पर छेड़खानी का आरोप लगाया है।
लखनऊ में पुलिस ने 4 शोधों को गिरफ्तार किया। ये चारों मुख्यमंत्री आवास के बाहर लड़कियों से छेड़खानी कर रहे थे। गहनों के मशहूर ब्रांड पीसी ज्वेलर्स ने पीसीजे फ्लिपकार्ट के साथ मिलकर ऑनलाइन स्टोर शुरू किया है, यानी अब इस कंपनी के प्रोडक्ट आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। इंडिया की पॉपुलेशन में 65% यूथ हैं जो कि ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और उनको अभी जो प्रोडक्ट्स वो लोग खरीदते हैं वो गैजेट्स हो सकते हैं, ड्रेसेज हो सकती है, दूसरी एक्सेसरीज हो सकती है, तो उनको कनेक्ट करने के हिसाब से भी हमने ऑनलाइन का किया है। पीसी ज्वेलर्स का कहना है कि अगर ऑनलाइन खरीदे गहने आपको पसंद नहीं आते हैं तो आप उन्हें 38 शहरों में बने पीसीजे के किसी भी स्टोर पर बदल सकते हैं। नवरात्र के मौके पर भोपाल के एक निजी स्कूल में छोटे बच्चों ने गरबा नृत्य पेश किया। लखनऊ के ऐशबाग में 12 लाख की लागत से 125 फीट ऊंचा रावण बनाया गया है। एशियन गेम्स में मुक्केबाज मैरीकॉम से गोल्ड मेडल की उम्मीद है। मैरीकॉम 48 किलोग्राम मुक्केबाजी के फाइनल में पहुंच गई है। और चलिए इसी के साथ फिलहाल अभी के लिए बस इतना है।